Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to discuss physics numericals ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जाम्स में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, द करंट इन द गिवन सर्किट इज। आपको एक सर्किट दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि गिवन करंट मतलब इसमें बेसिकली आपका करंट कितना है सर्किट में। तो आपने पढ़ा है किरचॉफ्स लॉ के बारे में, जो कि आपके जंक्शंस के बारे में भी बताया गया था। तो उसमें अगर आप देखोगे, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, फिर ये रेजिस्टेंस है और ये आपका वोल्टेज है। तो इसमें आपको बेसिकली आपको मालूम है जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो हम क्या करेंगे, करंट को एक बार रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हो आपकी जो करंट है वो आपके रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये करंट कैसा होगा आपका, अगर मैं इसमें ओवरऑल करंट बताऊं तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10i, लेकिन साइन किसका रहेगा आपका, माइनस का, क्योंकि आपके नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। ठीक है, फिर आपका बेसिकली ये जो है वोल्ट जो होगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा 5। फिर ये लीव कर रहा है इधर से तरफ, ये आपका 20, लेकिन फिर ये आपका दोबारा से कैसा आएगा, ये आपके माइनस में 20 और रजिस्टेंस आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20i, और ये वापस से आप क्या पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप सॉल्व करोगे -10i और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका -30i, और इधर अगर आप करोगे 5 -2, ये क्या हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये क्या होगा आपका -30i इज इक्वल टू -3, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया आपका, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/30, 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा आपका 1/10। ठीक है, 1/10। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा आपका, अगर आप देखोगे 0.1, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0.1 एम्पियर। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें लेकिन आपको देखना पड़ेगा, इस पर आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा। अगर आप लगा पाओगे सही से तो बहुत ईजी है, बाकी इसमें उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि करंट लीव कहाँ से कर रहा है, किस टर्मिनल पे जा रहा है, आपको साइन पॉजिटिव और माइनस कब लेना है, इन चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्री कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर। तीन कॉपर वायर है, इनके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखे हैं। देखो अगर पहले वाले की बात करूं मैं R1 की, R1 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए। उसका लेंथ कितना है, लेंथ तो उतना ही है, और एरिया क्या है, एरिया भी उतना ही है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। R1 की वैल्यू क्या है आपकी, रो एल बाय ए। अगर मैं बात करता हूं R2 की, R2 की, तो ये क्या होगा आपका, R2 क्या होगा आपका रो, अब देखो L क्या है यहाँ पे, L है यहाँ पर आपका 2L, और A क्या है, A है, एरिया क्या हो गया आपका हाफ, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा क्या लास्ट में रो L, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो तो क्या बन गया 4/A। तो अगर आप एक बात देखो, ये आपका क्या बना, टोटल क्या बना 4 रो L अपॉन में A। अगर आप देखोगे पहला जो रेजिस्टेंस था आपको क्या था, रो L बाय A, ये कितना था आपका R1। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इतना भी तो R1 ही होगा, R1। इसका मतलब क्या है कि आपका R2 जो है, R2 जो किसके बराबर है 4R1 के बराबर, R2 किसके बराबर है 4R1 के बराबर। अगर मैं बात करता हूं R3 की, इसमें क्या होगा, रो L क्या है, इसमें L है L/2, और A क्या है आपका 2A। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा रो L अपॉन में 4A, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रो L/A 1/4। वापस से अगर आप देखोगे रो L/A ये किसके बराबर है, किसके इक्वल था आपके R1। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये R1 का क्या है, R3 जो है वो R1 का क्या है 1/4, 1/4 मतलब R1/4। ठीक है, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे कम रेजिस्टेंस किस में है, सबसे कम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R1 का कितना है रो L/A। ठीक है, R2 का कितना है 4 × R1, मतलब इससे तो 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, R3 का कितना है R1/4, मतलब इसका 1/4, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस किसका हुआ R3 का।
R3 का जो रेजिस्टेंस वो सबसे कम हुआ। अगर इसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो R3 वाला कौन सा है, ये आपका A वाला है, ये नहीं, A2 वाला भी नहीं, ये वाला होगा 2A वाला। 2A वाला कौन सा है आपका, C, ऑप्शन सी, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आपका 2A है। ठीक है, आप देख सकते हो न्यूमेरिकल में भी, मतलब इसमें जो सॉल्व करा गया है कि इसमें बेसिकली आपकी वैल्यूज जो इस वैल्यू को लेकर के इसको हमने R2 में भी पुट किया, इसको हमने R3 में भी पुट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने R1 के अकॉर्डिंग में लिया सारा आंसर, R1 के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा आपके R1/4 में, फिर उसके बाद सबसे कम होगा आपके सबसे कम रेजिस्टेंस होगा R3 का, फिर इससे ज्यादा होगा आपके R1 का, फिर उससे ज्यादा होगा आपके R2 का रेजिस्टेंस। इस वे में जाएगा आपका। ठीक है, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका, आपके R3 का, इस वाले का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एक वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है आपका, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, इसको कंप्लीट सर्कल में बेंड कर दिया गया है, कंप्लीट सर्कल में बेंड कर दिया गया है। रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमीटरली अपोजिट पॉइंट्स विल बी, मतलब बताया गया कि आपको आपके एक वायर को बेंड कर दिया गया है और आपके दो डायमेट्रिकली, मतलब डायमीटर की बात करूं तो मैं ये डायमीटर पे आप रेजिस्टेंस बना लो, एक रेजिस्टेंस यहां पर और एक रेजिस्टेंस यहां पर। ठीक है, बोला कि इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, लेकिन हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, R। ये टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी है आपकी, R। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि इस वायर को हमने सर्कल बना दिया, ये इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर्कल में जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो वायर के लेंथ के बराबर होगी ना, वायर का लेंथ क्या है यहाँ पे, सर्कमफेरेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो उसका सर्कमफेरेंस है वही उसकी पूरे रेजिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि जितना लंबा वायर होगा उतनी लंबी उसके, मतलब उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि डायमेट्रिकली पूछा गया, अलग अलग, इस रेजिस्टेंस का भी, इस रेजिस्टेंस का भी। तो हम इसको एक सेमी सर्कल बना लेते हैं पहले, सेमी सर्कल। तो अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इतने में रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या इसको 2πr को 2 से डिवाइड कर दूंगा सेमी सर्कल के लिए, πr, तो आपका r भी तो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब एक सेमी सर्कल में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका, r/2, ऊपर भी r/2 और नीचे भी r/2। ठीक है, ये आपका क्या है, पैरेलल। आप याद करो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था आपका, 1/rp, मतलब पैरेलल 1/r1 प्लस 1/r2। इसका मैं एलसीएम लूंगा R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर मैं एलसीएम लूंगा इसका, अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो RP क्या आ जाएगा आपका, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। सेम अगर देखोगे यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू तो सेम ही है ना, R/2, R1 और R2 दोनों की वैल्यू तो R/2 ही है। तो यहाँ पर पुट कर दो, इस वाले फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना आएगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से R/2 इंटू R/2, नीचे ऐड कर दो R/2 प्लस R/2, ये क्या हो जाएगा आपका R² अपॉन में 4। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप एलसीएम तो सेम ही है इसका 2, और ये क्या हो जाएगा 2r, r प्लस r क्या हो जाएगा 2r, 2 से 2 कट गया, इस r से ये स्क्वायर हट गया इसका, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका R/4। इसका जो नेट रेजिस्टेंस बना, जो आपकी वायर में जो नेट रेजिस्टेंस है डायमेट्रिकली जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल है क्योंकि इसका क्या होगा आपका R/4। तो ऑप्शन कौन सा इसमें R/4, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको दो तीन चीजें बाद में रखनी पड़ेगी। आपका जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट ये है, हमारे पास एक वायर था, उसको मैंने बेंड करके एक सर्कल बना दिया। अब वो पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना कि सर्कल बना उतना रेजिस्टेंस होगा ना, तो 2πr जितनी आपकी लेंथ है, लेंथ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस, 2πr आपके रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। लेकिन इसने बात करी है डायमेट्रिकली बात करी है, तो हम बात करेंगे इसकी हम कैसे बात कर सकते हैं, जब सेमी सर्कल में होगा तब। तो उसको हमने सेमी सर्कल में डिवाइड किया, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, आपका πr की वैल्यू क्या आ गई आपकी, मतलब सेमी सर्कल में जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो गया आपका R/2, ऊपर भी R/2 नीचे भी R/2। अब इसको लेकर के हमने बस सीधा सॉल्व कर लिया, पैरेलल वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। बस इतना कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप कह सकते हो है।
द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या दे रखी है, रो, ठीक है। वॉल्यूम क्या दे रखा है, 3 मीटर क्यूब, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 ओम, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन आप एक बात बताओ कि आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं एरिया को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, जहां पर आपका ये एरिया है या ए मान लो इसको एरिया, तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल दूं, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, v बाई एल, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा v बाई एल। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा इस एरिया में, तो क्या आएगा, एक बार करके देखते हैं हम। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में, अब एक ही जगह पे आप क्या पुट कर दो, v अपॉन में एल, ये एल ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन में v। आपको v की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, v दे रखा है आपको 3, और रेजिस्टेंस भी क्या दे रखा है आपको 3, इन दोनों को साथ में ले जाओ, ये इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये 9, और क्या बन जाएगा आपका रो एल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ना, तो इसको इधर भेज दो, रो को इधर भेज दो, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 अपॉन में रो, अब इस पे से स्क्वायर हटा दो और इस पे अंडर रूट लगा दो, 9 अपॉन में रो, 9 अपॉन में रो, 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3, लेकिन रो का तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो ये अंडर रूट रो हो जाएगा। तो एल कितना आया आपका, लेंथ कितना आया आपका 3 अपॉन में अंडर रूट रो, कोई ऑप्शन में होगा इसमें 3 अपॉन में अंडर रूट रो, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। फॉर्मूला, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना सीखो, ये बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फाइव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर, 5 रेजिस्टेंस है जिनकी सभी की वैल्यू क्या है आपकी आर, जिसमें से 3 जो है पैरेलल कनेक्ट है, बाकी 2 आपके सीरीज में। आपको रिजल्टेंट, आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है। अच्छा, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आपके 3 रेजिस्टेंस थे जो कि पैरेलल लगे हुए थे, और 2 रेजिस्टेंस कैसे थे, सीरीज में। सभी की वैल्यू क्या थी, आर 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 आर। आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना है। ये देखो इजी क्वेश्चन है बेसिकली। एक बार क्या निकालेंगे हम, पैरेलल निकालेंगे, फिर सीरीज निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल की, 1 अपॉन आर पी पैरेलल होगा ना, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। अगर इसका एलसीएम सबका सेम है आर, तो ऊपर क्या जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, ये ऊपर चला जाता है ना पैरेलल के टाइम पे, तो आपके रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में वो कितना आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका r/3। पैरेलल में कितना आया आपका r/3। अगर मैं बात करूं सीरीज की, RS सीरीज, इसमें आप क्या करोगे, R1 प्लस R2, R1 भी उतना ही है, R2 भी उतना ही है, R प्लस R का तो क्या हो जाएगा आपका 2R। पैरेलल में आया आपका r/3, सीरीज में आया आपका 2R। तो बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो नेट रेजिस्टेंस या आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर नेट। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आपको इन दोनों को ऐड कर दो, पैरेलल प्लस सीरीज। आपका पैरेलल कितना है r/3, आपका सीरीज में कितना है 2R। इसका एलसीएम ले लो 3 एलसीएम हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर है r और यहाँ पर क्या आपका 3 2 जा 6R। इन दोनों को ऐड कर दो, तो आ कितना जाएगा आपका 6R प्लस R, ये कितना आ जाएगा आपका 7R अपॉन में 3। रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस है तो उसमें ओम लगा देना, आपका ऑप्शन में होगा 7/3R ओम। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्रैक कर लिया, अगर आपने बेसिकली स्टेटमेंट क्रैक कर ली क्वेश्चन की, तो आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कभी कभार ना बच्चे स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते, तो ये पुट कैसे कर पाएंगे, फिगर कैसे बना पाएंगे। फिगर आप तभी बना पाओगे जब आपको स्टेटमेंट क्लियर होगा। तो स्टेटमेंट समझने का सबसे पहले ट्राई करना आप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी।
देखो एक प्रोटॉन है जिसका मास कितना है 1.6, मास जो है प्रोटॉन का वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, बी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 यूनिट लिख सकते हो आप। वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 3.4 इंटू 10⁻7 मीटर। अच्छा इसमें आपको एक्सेलरेशन बताना है। देखो ये क्वेश्चन ना, देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा जो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें सब कुछ बता रखा है कि एक प्रोटॉन है जिसका मास इतना है, उसकी चार्ज इतना है उस पर, और एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी कितनी है 3.4, एक्सेलरेशन बताना आपके प्रोटॉन का। तो आप एक याद करो, आपके एक फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपके मैग्नेटिक फील्ड में जाते उस पर कितना फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आपको याद होगा क्यू क्या होता है चार्ज, वी उसकी वेलोसिटी, बी उसका मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा किस एंगल पे आ रहा है वो, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन भी होती है। अगर दोनों एफ के इक्वल है तो इसको और इसको हम इक्वल ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इन दोनों फॉर्मूले को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम में यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा और यहाँ से बाकी की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप इन दोनों को पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमें तो खाली ए चाहिए ना, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा अपॉन में एम, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एम। बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल में अगर आप वैल्यू पुट करोगे सभी की वैल्यू, तो आपके ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू है आपका ये 1.6 इंटू 10⁻⁻9। वी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है ये 3.4 इंटू 10⁻7, ठीक है। बी क्या है, ये तो आपके 2 है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा अगर आप देखो क्या लिखा है इसमें कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। मास में क्या आ जाएगा आपका, मास कितना दे रखा, मास दे रखा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आपको बस इतना सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, पहले आपके ना जो 10 की पावर उन सबको एक जगह पे लिख लो, बाकी आपके जो कि आपकी है बाकी बच्चे उसको आप देख लो। अच्छा देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ से ये हटाया और यहाँ से ये हटाया, यहाँ पे आपके 2 डिजिट है, एक डी टू कैंसिल आउट ये कर देगा, एक डी टू कैंसिल आउट ये कर देगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस सबके पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया और इसका पॉइंट हटा दिया 1.67 का, ठीक है। अब आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा आपका 16 इंटू 2 32 इंटू 34, बाकी 10 की पावर सबको अलग कर दो। यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 7। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 9 में से 7 गया तो आपको क्या बचा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अच्छा इसमें अगर आप देखोगे कि इसको सॉल्व करने के बाद नीचे जो है, नीचे बचा आपका 167 और नीचे क्या 10 की पावर माइनस में 27, माइनस में 27, ठीक है। अगर अब आप देखोगे इसमें बेसिकली वैल्यू क्या आई है आपकी, इसमें वैल्यू क्या है आपकी, अगर आप इसको देखोगे ऊपर है आपका यहाँ पर 7 और यहाँ पर है 9, ठीक है 9। अगर मैं इसमें इसको घटाऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 7 गया आपके -2 तो ऊपर आ गया, अब ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, ये ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका 32 इंटू 34, अब ऊपर आके 10 टू की पावर 27 हो गया और ये क्या हो गया आपका 10 टू की पावर -2, ठीक है। नीचे आपको बचा 167। लेकिन अगर आप देखोगे आपकी वैल्यूज क्या दे रखी हैं पावर की, एक बार पावर हम कंपेयर कर लेते दोबारा से, हमने पावर से पुट करा नहीं करा, हमने क्यू क्या रखा है, हमने क्यू रखा है 1.6 इंटू 10 टू की पावर 9, ठीक है। हमने वी क्या रखा है 3.4 इंटू 10 टू की पावर 7, ठीक है। हमने बी क्या रखा है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है।
मास की वैल्यू क्या है आपके, मास प्रोटॉन की 1.67 टू 10 टू की पावर 27, ठीक है। हम सबको सॉल्व करते जा रहे हैं, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट इन दोनों से कट गया, ठीक है। ये बचा आपका 16, 34, 2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनके भी पॉइंट करके तो 167 बच गया और उसकी 10 टू की पावर 27, ठीक है। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ रहा है 10 टू, ये क्रॉस होकर के आपका आ रहा है पूरा बनने के बाद ये आपका आ रहा है 10 टू की पावर 25, 10 टू की पावर 25, लेकिन हमारे आंसर में 10 टू की पावर 25 नहीं है। तो शायद हमने कहीं जीरोस की वैल्यू गलत लगाई है, जीरो की वैल्यू। एक बार हम दोबारा से चेक करते हैं, शायद हमने 10 की पावर कहीं गलत लगा दिया। हम चेक करते हैं एक बार दोबारा से। आपका 1.67 इंटू 10 टू की पावर, मास हमने नीचे रखा है, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है आपकी 1.6 इंटू 10 टू की पावर। मेरे हिसाब से प्रोटॉन के ऊपर आपका जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है मेरे हिसाब से। अगर आपके प्रोटॉन के ऊपर आपने सुना होगा जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर 19 होता है ना, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट सा हो रखा है, यहाँ पर 1 लगा दो 19, जिसकी वजह से हमारा 10 का गैप आ रहा है, 10 का गैप उसी की वजह से तो आ रहा है हमारा, ठीक है। तो जहां जहां पे आपका 19 था, मतलब 9 था, वहां पे 19 कर लो आप। यहाँ पर आपका क्या आएगा 19, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर 12, ये आपका 12 बन जाएगा। अब 27 में से 12 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब आपका इजी हो गया क्वेश्चन, 10 टू की पावर 15, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 32 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 32 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 6 3 3 जा 9, क्या बना 8 8 1088, 1088 को अगर आप 167 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 6.5 के आसपास आएगा। 1088 को अगर आप 167 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 6.5 समथिंग के आसपास आएगा, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे। तो एग्जैक्टली जो आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 6.5 और आपकी पावर कितनी बनी है 10 टू की पावर 15, ये आएगा आपका। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका आया आंसर 6.5 इंटू 10 टू की पावर 15। तो इसका सही आंसर जो क्या आपका 6.5 इंटू 10 टू की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका सही है। हाँ यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पर आप 19 लगा देना, 19 होता है, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन ठीक था, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इसने आपके मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। मतलब इन दोनों को आपको कंपेयर करा गया है, इसको और इसको, इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया क्योंकि दोनों एफ के बराबर है, तो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। एम ए इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब बाकी आपको एक्सेलरेशन निकालना था, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप मास को नीचे भेज दोगे यहाँ पर, बाकी सभी वैल्यू पुट कर दो, तो इसके बाद खाली मैथ्स है। यहाँ इतना करने के बाद खाली मैथ्स है, उसके बाद फिजिक्स कुछ नहीं, खाली मैथ्स है यहाँ पर, यहाँ तक। लेकिन आपको पुट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charged oil drop is suspended in uniform field of 3 into 10 to the power 4 per meter so that it neither falls। देखो एक आपका ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ये आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि आपका वोल्ट पर मीटर दे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने ऑयल ड्रॉप को एक फील्ड में डाला, आपके इस यूनिफॉर्म फील्ड में डाला, ना तो वो गिर रहा है ना वो ऊपर उठ रहा है, मतलब ना तो वो नीचे गिर रहा है ना वो ऊपर गिर रहा है, मतलब ऊपर और नीचे बराबर फोर्स लग रहा है, इक्वल। नीचे क्या फोर्स लगेगा इसका mg, ठीक है। और आपको मालूम है अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है उसमें फोर्स क्या लगता है, Q इंटू ई। ये तब कंडीशन लेते हैं हम जब आपका चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, QE। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका स्टेबल है तो नीचे से जितना इसका वेट होगा mg और ऊपर जो इसका फोर्स लगा होगा QE, ये QE, ये दोनों इक्वल होगा
ऑब्वियसली ये दोनों आपके इक्वल होंगे, जितना आपका mg होगा उतना आपका q ही होगा, तभी तो वो स्टेबल एक जगह पे। अगर ये ज्यादा होता तो ऊपर चला जाता, अगर ये ज्यादा होता तो नीचे चला जाता, ना तो ये ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा, इसका मतलब दोनों आपके इक्वल है। क्यू इज इक्वल टू क्या है आपके mg के बराबर। ठीक है, पूछ रहा है कि आपके ड्रॉप पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, ड्रॉप पर कितना चार्ज होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करो। ये क्या था आपका क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, आपको चार्ज चाहिए ना, क्यू इधर रख दो, बाकी सबको नीचे भेज दो, एम जी अपॉन में ई। एम क्या है इसका, अगर आप देखोगे एम दे रखा है आपको 9.9 इंटू 10 टू की पावर -15। ठीक है, ग्रेविटी आपको बोल रखा है 10 लेने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है आपको 3 इंटू 10 टू की पावर 4। ठीक है, बाकी इसके बाद वापस से मैथ्स आ गया आपका, इसको करोगे 3.3। ठीक है, ये कितना बन गया आपका 10 में से आप एक बन गया ना, 10 में से एक गया तो कितना बचा आपका 14, ये ऊपर चला गया। अगर मैं आपको बोला ये बच गया आपका 3.3 इंटू 10 टू की पावर 15 था, एक घट गया तो -14, और नीचे से आपका ये जो आपका प्लस का, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो ऊपर जाके दोबारा ही ऐड हो जाएगा प्लस -4, तो क्या बन गया आपका 3.3 इंटू 10 टू की पावर -18। क्या पूछा था आपका, चार्ज पूछा था, तो किस में आएगा आपका कूलॉम में। 3 इंटू 3.3 इंटू 10 टू की पावर 18, आपका ऑप्शन ये जो है सही ऑप्शन है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल था, बच्चे ना ये आपके कनेक्ट नहीं कर पाते कि बेसिकली हम फॉर्मूला क्या लगा क्वेश्चन देख करके, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे, आपने सभी फॉर्मूले याद करे हैं, तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चार्ज है, कोई भी पार्टिकल है ना, तो वो ऊपर गिर रहा है ना वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा है। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इसका ग्रेविटी वाला, जो उसका वेट होगा mg, और ऊपर से कौन सा फोर्स लगाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें फोर्स लगाएगा ना कोई कोई, वो क्या होगा आपका QE। तो ये दोनों आपका इक्वल होगा, तो बस इसी फॉर्मूले से करें और आंसर आपका आ गया 3.3 इंटू 10 टू की पावर -18। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल हैं सेम चार्ज जिस पर Q दोनों पे एक ही चार्ज है, Q की वैल्यू क्या है आपकी 2 इंटू 10 टू की पावर -8 कूलॉम। ठीक है, एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग इंसुलेटिंग है, मतलब ये चार्ज पे ये कोई ये जो वायर है वो आपके चार्ज पे, चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स या रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं लगाए, क्योंकि इंसुलेटिंग है। ठीक है, इसका लेंथ क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक आपका 1 मीटर। ठीक है, एंड द सिस्टम केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे ही रख दिया गया उनको, तो पूछा गया कि टेंशन कितनी आएगी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी। एक बात बताओ, अगर ये दोनों सेम चार्ज है, ये और ये सेम चार्ज है, तो क्या रिपल्शन करेंगे। अब देखो, यहां पर एक चार्ज यहां लगा है स्ट्रिंग के, एक चार्ज यहां लगा है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग है, अगर इसके अंदर जो टेंशन आएगी स्ट्रिंग में, टेंशन किसके इक्वल होगी, जो इनके बीच का रिपल्शन फोर्स होगा, इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन फोर्स होगा, तभी तो आपकी ये वायर से स्ट्रिंग होगी ना। ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। जो आपका आप देखा होगा, ये जो लॉ है आपका, ये दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है वो बताता है। यहां पर K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू की पावर 9। यहाँ जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है क्या होती है आपकी 9 इंटू 10 टू की पावर 9। ये Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, किसके बराबर 2 इंटू 10 टू की पावर -8, इसका स्क्वायर कर दो जब बराबर है दोनों, तो R² क्या होगा, R क्या है उसके बीच का डिस्टेंस, 1 का स्क्वायर कर दो। इसको आप करोगे 9 इंटू 10 टू की पावर 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका क्या होगा -16, 8 2 16। ठीक है, आप सबको सॉल्व कर दो, 9 4 जा 36, ये 10 टू की पावर 9 है, ये 10 टू की पावर क्या है 16, तो इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 10 टू की पावर -7, 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा आपका 7। पॉइंट लगा दो आप यहाँ पर, पॉइंट लगाओगे 3.6, एक जीरो और कम हो जाएगा 10 टू की पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6, ये हम क्या निकाले थे फोर्स, तो लास्ट में क्या लगाओगे न्यूटन। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन है। ये आपका सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद है
तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के, आपका कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। ये फॉर्मूला आपका पुट करो, आंसर निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई मुश्किल, ये कुछ क्वेश्चन मुश्किल नहीं था आपका, बस आपका मुश्किल था क्या, मुश्किल था आपका स्टेटमेंट। बच्चे जो होते हैं स्टेटमेंट पढ़ के ना ये समझ ही नहीं पाते कि हमें आगे करना क्या है, तो आप आगे तभी समझ पाओगे जब आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे। मैं हर क्वेश्चन में बोले जा रहा हूँ आपको बार बार कि आप स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, ढंग से आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आप इजीली क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। सबसे मेन चीज होता है कि आपको क्वेश्चन का समझना, ये बहुत ईजी चीज होती है, ये जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ न्यूमेरिकली, बहुत ईजी चीज होती है, बस आपका मेन चीज होता है आप क्वेश्चन को समझ कैसे लो, क्वेश्चन को समझो और पुट करो, बहुत ईजी है ये। इसका ऑप्शन है आपका ए। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स डायरेक्शन, मान लो एक्स डायरेक्शन जा रहा है आपका, ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। द वर्क डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज की वैल्यू क्या है आपकी 0.2 कूलम, ठीक है। डिस्टेंस क्या आपका, डिस्टेंस क्या आपका आर, या डिस्टेंस मान लो, इसको हम बाद में देख लेंगे, 2 मीटर, ठीक है। हम देखेंगे कि ये आपका जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कौन से एंगल से कनेक्ट कर रहा है आपका, ये कनेक्ट कर रहा है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री से, ठीक है। और आपको इस सब में वर्क करने में कितना टाइम लगा, वर्क जो आए क्या है आपके 4 जूल के इक्वल। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका क्या दे रखा है, आपका Q दे रखा है, आपका R जो डिस्टेंस है वो, एंगल दे रखा है, और आपका वर्क दे रखा है। तो पहले हम ना एक बार वर्क के बारे में देखते हैं। वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा। आपको वर्क तो दे ही रखा है, डिस्टेंस S क्या है, S मतलब यहाँ पे R और S की बात है, डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना, हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं, यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होगा आपका W अपॉन में S cos थीटा, W अपॉन में S cos थीटा, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी अभी हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये देखो मैं, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जा रहा है ना, अब कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है उस पर कितना फोर्स लगता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर कितना फोर्स लगता है QE, अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था QE, ठीक है। अगर यहां देखोगे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए E की वैल्यू, तो क्या मैं फोर्स, क्या मैं Q को इसके नीचे भेज सकता हूं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए। अभी देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था, W अपॉन में S cos थीटा, इसको यहां पुट कर दो फोर्स की जगह पर, तो आपका क्या बन जाएगा, वो इस वैल्यू को यहां पुट करो F की जगह पे, तो क्या होगा ये F cos थीटा, डिस्टेंस S मान लो, और ये Q क्या है, नीचे है फोर्स के, तो ये आपके Q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। W कितना है आपका, वर्क कितना है आपका 4 जूल, ठीक है। cos थीटा, थीटा कितना है आपका, थीटा कितना है 60, cos 60, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस कितना गया था आपका 2 मीटर, डिस्टेंस है आपका 2, और Q पे चार्ज कितना होता है आपका, इस पे चार्ज कितना है आपका 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। लेकिन अगर आप देखो अगर क्वेश्चन में कहीं चार्ज दे रखा है तो लिख लो, लेकिन आपको दे रखा है आपको क्वेश्चन, अगर नहीं दे रखा तो आप अलग से लिख सकते हो, लेकिन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 0.2 कूलम। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा 4, cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं cos 60 1/2 इंटू 2, ये क्या है 0.2, 2 से 2 आपका कट गया, ये पॉइंट था हटा दिया तो ये 10 क्या लग जाएगा आपकी जाकर के ऊपर, 10 ऊपर लग जाएगा आपका। ये जो 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, तो आपका जो वैल्यू आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो वैल्यू आया वो कितना आया आपका 2 इंटू 10 20, ठीक है 20 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक बार आप दोबारा देख लो उसमें करा क्या मैंने,
मैंने एफ की वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला लगाया वर्ग का, वर्ग क्या होता है आपका एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। मैंने यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल ली, तो मैंने एस कॉस थीटा को जाकर के नीचे जाकर के डिवाइड कर, तो एफ की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया था कोई भी चार्ज अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, ई निकाल दिया और क्यू को नीचे भेज दिया आपके फोर्स के साथ। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। इसमें हमने फोर्स की वैल्यू ये पुट कर दी। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट करी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा W cos थीटा S, और नीचे क्या था यहाँ पर Q, नीचे क्या था यहाँ पर Q, तो Q की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अगर आप देखोगे वर्क कितना था आपका, वर्क था आपका 4 जूल, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। आपका cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आपके डिस्टेंस कितना था आपका, डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस था आपका 2 मीटर, और आपका चार्ज कितना था 2 कूलम। सबको आपका क्रॉस करा और फाइनल जो आपका आंसर आया वो ये बना। ये सब कट करके आपका आंसर क्या गया 2 × 10 मतलब 20 न्यूटन पर कूलम। तो सही ऑप्शन जो होगा इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो दिक्कत हो सकती है आपको। हर क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से कनेक्ट करना ही करना है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए आप फॉर्मूला याद करते चलना इसके साथ साथ। तो इसका ऑप्शन जो था वो था आपका 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, an electric charge q is placed at the center of a cube of side L. The electric flux through one of its faces will be, क्या बोला गया है कि आपका एक क्यूब है, क्यूब, क्यूब का फेस कितना है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्या है L। इसके सेंटर में एक चार्ज रखा गया है, वो क्या है आपका Q। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है। अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है फाई, फाई की वैल्यू क्या होती है आपका Q अपॉन में परमिटिविटी, Q अपॉन में ई नॉट। ये क्या था आपकी परमिटिविटी। अच्छा फ्लक्स होता क्या है, मान लो किसी एक सरफेस से कितने आपके परपेंडिकुलर लाइन, कितने आपके परपेंडिकुलर लाइन सीधे आपके इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है Q अपॉन में ई नॉट। ये वैल्यू तब आती जब हम अगर एक फेस की बात करते हैं, वन फेस की बात करते हैं, वन साइड की बात करते हैं, वन साइड की, खाली एक साइड की, एक फेस की। लेकिन आपके क्यूब में कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फेस होते हैं आपके क्यूब में। इसका मतलब ये जो है ये सभी पे आपका फ्लक्स लगाएगा ना, ये 6 के 6 वॉल पे आपका फोर्स मतलब आपका फ्लक्स लगाएगा। तो आपकी जो एक चार्ज डिवाइड हो रहा था एक वॉल में, वो डिवाइड हो जाएगा आपके 6 वॉल में। तो फ्लक्स डैश जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा आपके Q अपॉन में 6, क्योंकि 6 फेस पे कर रहा है वो, और ई नॉट। तो आपका सही वैल्यू क्या आएगा, फाइव डैश क्या आया आपका Q अपॉन में 6, Q अपॉन में 6 ई नॉट। इसमें अगर आप देखोगे Q अपॉन में 6 ई नॉट आपका क्वेश्चन में आना चाहिए, लेकिन आपका इसमें आ नहीं रखा, शायद इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। तो एक ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, इसमें एक ऑप्शन आपका ये होना चाहिए आपका Q अपॉन में 6 ई नॉट। ये आपका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, शायद इसमें 6 रहना लग गया है, बच गया है। तो आपका उसमें ऑप्शन सी होगा, इस ऑप्शन को आप यूँ कर लो Q अपॉन में 6 ई नॉट, ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, क्योंकि आपका क्यूब के बीच में जो आपका ये बेसिकली चार्ज है वो 6 फेस पे ऊपर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, एक आगे भी लगाएगा और पीछे भी लगाएगा, 6 फेस पे लगाएगा। एक फेस का जो होता है फ्लक्स वो क्या होता है Q अपॉन में परमिटिविटी, Q अपॉन में ई नॉट। अब जो हमारा 6 के 6 फेस पे लगा वो क्या लगाएगा 6 आपका Q अपॉन में 6 ई नॉट। तो बेसिकली आपका ऑप्शन ये होना चाहिए Q अपॉन में 6 ई नॉट, ऑप्शन सी। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, शायद गलत प्रिंट हो गया, तो सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, if 40 joule of work is to be done in the moving charge of 500 coulomb from A to B, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, A से B तक ले जाने में आपका जो बेसिकली वर्क है, वर्क कितना हुआ है, वर्क हुआ है आपका 40 जूल, और आपका चार्ज कितना है Q कितना है, Q है आपका -500 कूलम। अच्छा आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है VB माइनस VA, आपको ये बताना है VB माइनस VA कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा आप एक बात देखो,
आपका होता क्या है, वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेसिकली, चार्ज अपॉन में क्या होता है, वर्क किसके इक्वल होता है आपके, चार्ज अपॉन में, याद करो आप, पोटेंशियल हम किसके इक्वल रखते थे, हम चार्ज अपॉन में क्यू, ठीक है, मतलब डब्ल्यू अपॉन में क्यू। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, अगर आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी बी माइनस वी ए, आप नॉर्मली लगाओगे, अगर पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ ले जाने में आपको कितना टाइम, मतलब कितना आपका वर्क डन हुआ, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, आपके चार्ज, आपका क्या होगा, आपका वर्क, वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज ही तो होगा। बेसिकली आपका जो Q है वो यहाँ से यहाँ तो जाएगा ना, आपके A पॉइंट से B पॉइंट पे जाएगा, तो A से B पॉइंट पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा वी बी माइनस वी ए। अगर आप नॉर्मली समझो वर्क के बारे में, वर्क क्या होगा यहाँ पर कि जितना आपका चार्ज है Q और जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ ले जाने तक में, वो क्या होगा आपका वी बी माइनस वी ए। यहाँ से ये फॉर्मूला बना है आपका, आपका वी माइनस वी ए यहाँ से फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो अगर मुझे खाली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर दो, आपका वर्क कितना है, वर्क है आपका 40 जूल, आपका कूलॉम कितना है, कूलॉम है आपका 500, आप 0 से 0 काट दो, आपका क्या बच गया 4 अपॉन में 50, 4 अपॉन में 50। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर बनना करीब करीब ये 0.008, इसको सॉल्व करने पे तो क्या बना आपका 0.008, 0.0 एक सिंगल जीरो आएगा यहाँ पे 0.08, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा, क्या आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है वी। नॉर्मली अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं था, बस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में आपका कितना वर्क होगा, जितना चार्ज आपका यहाँ से लेकर के यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये फॉर्मूला होता है इसका। W वर्क इज इक्वल टू क्यू, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो हमने क्यू को नीचे भेज दिया, वो फॉर्मूला यहाँ पर लग गया आपका। वी बी माइनस वी, हमें वर्क दे रखा है 40 जूल, हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 500, इसको हमने सॉल्व करा 0.08 वोल्ट आ गया, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा इस सर्किट में ड्रिफ्ट करंट जो है वो क्या है आपका 20 माइक्रो एम्पियर, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आपके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए डायोड के हिसाब से, डायोड के हिसाब से आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए वो बताना है आपको, ठीक है। आपको नॉर्मल वोल्ट कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 15 एम्पियर, और सॉरी 15 ओम, आपको ड्रिफ्ट करंट कितना दे रखा है आपको 20 माइक्रो एम्पियर। लेकिन आप एक बात बताओ, 20 माइक्रो एम्पियर तो दे रखा है आपको, ठीक है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला होता है आपका V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपको यही तो निकालना है, ठीक है। लेकिन इससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा, आपका अगर ड्रिफ्ट करंट है तो इसमें आपका ड्रिफ्ट वोल्टेज भी होगा, ड्रिफ्ट वोल्टेज, ठीक है। तो अगर आप ड्रिफ्ट वोल्टेज निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V आई डी की वैल्यू क्या आपकी 20 इंटू, अच्छा माइक्रो एम्पियर में अगर हम कंपेयर करते तो क्या होता है 10 टू की पावर 6 या 4, 10 टू की पावर क्या होता है आपका माइक्रो में क्या होता है 6 या 4, बताओ, नहीं मालूम, ये होता है 6। रेजिस्टेंस कितना होता है आपका 15, रेजिस्टेंस कितना होता है आपका 15, तो इससे ये कर दो तो ये क्या बच गया आपका 5, 15 इंटू 2 ये क्या बच गया आपका 30, 30 इंटू 10 टू की पावर -5, एक और पॉइंट हटा दो तो ये क्या बन गया आपका 3 इंटू 10 टू की पावर -3, सॉरी -4, ठीक है, मतलब 3 के नीचे 10,000, तो आपका क्या बनेगा ये 0.0003, ये क्या बना आपका वोल्ट, ठीक है। लेकिन ये ड्रिफ्ट करंट के लिए आपका, ये आपका क्या बना ड्रिफ्ट करंट के लिए आपका बना ड्रिफ्ट वोल्टेज, ड्रिफ्ट करंट के लिए ड्रिफ्ट वोल्टेज। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो कि आपकी बैटरी का वोल्टेज है, और आप ड्रिफ्ट वोल्टेज माइनस कर दो, वी बी माइनस वी ए,
वीबी क्या है आपके, जो कि बैटरी का है, वो क्या है 4 वोल्ट, और आपका जो अभी निकाला आपने, क्या निकला आपने 0.0003। यार इतना कम है, इसको निगलेक्ट ही कर दो। 0.0003 अगर आप निकलोगे तो कहीं ना कहीं जीरो ही आएगा ना। ये इतनी कम वैल्यू है ये कि इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, इसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, वो 4 ही आएगा, 4 वोल्ट ही आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था आपके, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 4 वोल्ट। assuming that junction diode is ideal, the current through the diode, करंट जो हो रहा है आपके डायोड के थ्रू कितना जा रहा है, सेम आप इसमें लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आपका V क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका क्या होगा 3V माइनस 2V। ठीक है, I नहीं पता आपको, आपको क्या बताना, I बताना, तो I का I रहने दो। R क्या है आपका, R है आपका 100 ओम। आपको खाली क्या बताना है, आपको I बताना है, तो आपको जो 100 इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो I की वैल्यू क्या है आपकी 3 वोल्ट में से, 3 में से एक, सॉरी यहाँ पर एक आएगा आपका, 1 वोल्ट गया, 3 में से एक गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और अपॉन में 100। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, तो करंट की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 इंटू 10⁻²। लेकिन एक बात बताओ, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं 2 इंटू 10⁻², लेकिन अगर आप देखोगे इसमें ना आपके सब मिली एम्पियर में है, ये तो आपका क्या बना है, ये आपका क्या बना है एम्पियर में बना है। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में कितना होता है, मिली एम्पियर में जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, लेकिन हमारा कितना है 2 है। अगर मुझे इसको 3 बनाना है तो क्या मैं इसको ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ मैथ्स में हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, और इसमें एक और ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 10⁻³ अब आपका मिली एम्पियर में बन गया, तो कितना आया आपका, ये तो मिली एम्पियर हो गया आपका, तो क्या हो गया इसका आंसर आपका 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर का फॉर्म कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, देखो आपका भले ही 10⁻² एम्पियर आया है, लेकिन आपके ऑप्शंस मिली एम्पियर में आ रहे हैं, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हो, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई E0। ठीक है, 4 पाई E0, और क्या होता है उसका रेडियस। ठीक है, और क्या होता है ऊपर उसका चार्ज, क्या होता है उसका चार्ज। ठीक है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस है इसके सरफेस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आपका डिफरेंस बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ये। ठीक है, अब आपको मालूम है, आपको क्यू निकालना है, क्यू कैसे निकालोगे, देखो चार्ज कैसे निकालोगे आप, इसमें दे रखा है कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 50। अगर एटॉमिक नंबर 50 है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन भी 50 होंगे, ऑब्वियसली अगर आपके 50 एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके 50। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आपको नॉर्मली कितना चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19, उसका आपके क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹। क्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, क्यू की वैल्यू होगी आपकी, यहां से आपका एटॉमिक नंबर उठा लो 50, और एक पे कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19। आपका रेडियस क्या है, आपका रेडियस आपका 9 इंटू 10⁻⁻15, 9 इंटू 10⁻⁻15, आपका 9 से 9 कट गया, ये 15 था। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपका, आप इसको सॉल्व करो 5 इंटू 1.67 और 10, सभी 10 को इस जगह पे लिख लो, ये है 10⁻⁹, और ये है आपका
10 टू की पावर -19, ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 टू की पावर 15 बन जाएगा प्लस का। ठीक है, अगर आप देखोगे 15 में से मतलब 19 में से 15 गया तो कितना बचा आपका -4, 19 में से 15 गया आपके -4, -4 में से 9 गया तो आपका क्या बचेगा +5, तो आपका आंसर कितना आएगा 50 इंटू 1.67, इसको सॉल्व करने पे कितना आया 10 टू की पावर +5। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें आपका आ क्या रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे अगर एक बार, इसको सॉल्व करते हैं एक बार हम। अच्छा ये जीरो भी इधर ही भेज दो, 50 वाला जीरो भी इधर ही भेज दो, तो ये 6 बन जाएगा। अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो इसको 1.67 को 5 से, 8.35, इसको सॉल्व करने पे कितना आया आपका 8.3 इंटू 10 टू की पावर 6। सबसे अप्रोक्स आंसर क्या होगा इसका 8.3 इंटू 10 टू की पावर 6 किसके इक्वल आ रहा है आपके ये अप्रोक्सीमेटली बी, तो किसके इक्वल आएगा आपके ये बी के इक्वल। ठीक है, आपको सर किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे, ये आपका नॉर्मली फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ई नॉट अपॉन में आर और क्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 50 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर एटॉमिक नंबर 50 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19, तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपके 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इंटू उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका टोटल क्या आ जाएगा आपका चार्ज आ जाएगा। इस फॉर्मूले के बेस पे कराया हमने, फिर आपका आंसर क्या है, आपका आंसर बी। ठीक है, अच्छा आपका एक वायर है जो कि मटेरियल से बना, इसकी डेंसिटी कितनी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है इसका, ब्रेकिंग स्ट्रेस इसका 5 इंटू 10 टू की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ, वायर की लेंथ कितनी होगी कि अगर उसको हम वर्टिकल लटकाएंगे तो अपने वेट से खुद टूट जाएगा, वायर की लेंथ कितनी होगी। तो आपका देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है रो मतलब डेंसिटी, एल लेंथ ऑफ वायर, ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेस का। ठीक है, हमें क्या पता करना है इसमें, हमें पता करना है इसका लेंथ, क्या पता करना है इसका लेंथ। पहले सब वैल्यू लिख लो आप, आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 इंटू 10 टू की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो कितना दे रखा है, रो दे रखा है आपको 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लेंथ, और आपको जी कितना दे रखा है, जी दे रखा है आपको 10, नहीं दे रखा तो आप 10 ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, लेकिन हमें निकालना लेंथ, तो इसको पहले इस वे में लिख लो, लेंथ क्या आएगा आपके, इसको और इसको यहाँ भेज दोगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस के अपॉन में क्या आ जाएगा रो, और क्या आ जाएगा आपका ग्रेविटी। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना आपका 5 इंटू 10 टू की पावर 9, और आपका ये कितना है रो कितना है 10 ग्राम मत लिखो अभी, चलो कोई बात नहीं, खाली 10 ही लिख लो फिलहाल सॉल्व करने के लिए 10, और आपका ग्रेविटी कितना है 10। देखो इसको चाहो तो आप आगे सॉल्व नहीं भी करोगे तो आपका आंसर आ चुका है, कैसे, खाली एक ही तो वैल्यू जो कि नॉन जीरो क्या है 5, बाकी सारे तो 10 10 10 ही है ना, इसका मतलब आपके आंसर में जो 5 होगा वही आपका आंसर होगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपका एक ही तो ऑप्शन बचेगा 5, बाकी तो सारे जीरोज वाले डिजिट है, इसका मतलब आपका आंसर तो 5 में ही आएगा। इसके आगे आप सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी आपको आंसर मालूम चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा 5 इंटू 10 टू की पावर 4। ठीक है, 5 इंटू 10 टू की पावर 4, तो इसको आगे आप सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर इतने में भी सफिशिएंट हो सकता है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ रिजिड परफेक्टली रिजिड बॉडी, अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो क्या इसका चेंज इन लेंथ होगा, कुछ चेंज इन लेंथ कितना होता है, क्या रिजिड बॉडी का कभी भी लेंथ चेंज होता है क्या, रिजिड बॉडी का कभी भी लेंथ चेंज नहीं होता, डेल्टा एल क्या होता है इसका 0, ये इसका लेंथ चेंज होता ही नहीं है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया एल अपॉन में डेल्टा एल, फोर्स अपॉन में एरिया एल अपॉन में डेल्टा एल।
अगर आपके डेल्टा एल की वैल्यू क्या है 0, अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू क्या रखूंगा 0, तो ये सब कुछ क्या बन जाएगा आपका इंफिनिटी। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी परफेक्टली रिजिड बॉडी की जो यंग मॉडुलस होती है, या उसमें जो आपका यंग मॉडुलस हो क्या होगा आपका 0 होगा, मतलब इन्फिनिटी होगा। रीजन क्या है आपका कि आपका चेंज इन लेंथ, किसी भी रिजिड बॉडी का लेंथ चेंज होता ही नहीं है, डेल्टा एल होता ही नहीं है, उसका लेंथ चेंज बिल्कुल भी नहीं होता, लेंथ चेंज होगा इसका 0। अगर मैं ये यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या चलेगा आपका इन्फिनिटी। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ 0.55 मिलीमीटर इन अ स्टील, लेंथ कितना है उसका, ये डेल्टा एल आपका चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ, तो अब क्या कहेगा डेल्टा एल, एल क्या है आपका 4 मीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना है आपका 5 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स कितना होगा इसका, यंग्स मॉडुलस दे रखा है आपको 11.90 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम है, ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स अपॉन में एरिया, एल इंटू अपॉन में डेल्टा एल। फोर्स आपको क्या निकालना है इसमें, फोर्स निकालना है ना, रिक्वायर्ड फोर्सेस, तो आप खाली फोर्स रख लो, खाली फोर्स छोड़ दो, बाकी सबको इधर उधर भेज दो। यंग मॉडुलस तो है, इसके साथ ही जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, ए और डेल्टा एल अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एल, इसको आप सॉल्व कर दो बस। यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 11.9 इंटू 10⁻12। ठीक है, एरिया आपको दे रखा है, एरिया क्या है आपका 5 मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 10⁻6। और आपका क्या दे रखा है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है आपका 0.55 मिनट, इसको भी आप 0.5 लिख लो, लेकिन 10⁻4 है। 4 क्यों होगा, क्योंकि ये मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं है, खाली मिलीमीटर में, तो खाली ये 4 होगा। ठीक है, अपॉन में क्या है लेंथ कितना है आपका, लेंथ है आपका 4। आप इसको सॉल्व कर लो, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप कैसे सॉल्व करो इसको, सबको पहले एक एक जगह रख लो, जैसे आपका 11.9 है, आपका 5 है, आपका 0.5 है, इन सबको एक जगह रख लो, बाकी जीरोज वाली डिजिट को एक साथ रख लो। ये क्या है 10⁻12, इसमें से 6 गया तो बच्चा पॉजिटिव का 6, 6 में आप 4 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा आपका 10⁻10 प्लस का 6 में से 12 में से 6 गए तो प्लस का 6, प्लस के 6 में आपने 4 ऐड कर दिया तो 10। ठीक है, अ, इसको आप या तो आप क्या करो, इसको और इसको हटा दो, तो 2 जीरो हट जाएंगे, 2 का स्क्वायर, ये कट के आपका क्या बन जाएगा, ये 10 में से 2 गए तो क्या बन गया आपका, ये 8 बन गया 10⁸8। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर दो, इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, सॉल्व करते हैं एक बार हम, ये बन जाएगा आपका 25, 119 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो आप पहले, यह आया आपका 2975, 2975, इसको आप डिवाइड कर दो बेसिकली 4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 2975 को पहले 4 से डिवाइड करो, 743.7, 743.7 इंटू 10⁻, आपका बचा क्या बचा था ये आपका 6, 6 ही बचा था ना आपका, एक बार देखते हैं दोबारा से, यहाँ तक आपको कितना था 10⁻6, 10, यहाँ पर आपके 10 में से 2 गया 8, 8 में से आपका 1 और 2,
और 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका लगभग लगभग आंसर क्या आएगा, 1 2। अगर आप ट्रांसफर करोगे तो आपको कितना आएगा, 7.4 इंटू, इसमें से अगर आप करोगे ये 2 जीरो घट गया और इस पॉइंट का ये भी हटा दिया हमने, तो आपके 6 में से 2 गए तो आपके बचा, एक यहाँ से गया तो 3, एक यहाँ से गया 4 5 3, तो आपके 10⁻³ बचेगा यहाँ पे, 7.4 इंटू 10⁻³ अगर आप जीरो हटाओगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आएगा आपका 7.4 इंटू 10⁻³ फोर्स पूछा तो न्यूटन आएगा आपका। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी, 7.4 इंटू 10⁻³। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला जो कि आपकी यंग्स मॉडुलस का, अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत दे सकता है ये क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि 150 जूल है हीट का, वो दिया गया है, ठीक है, सिस्टम पे ऐड किया गया है। वर्क बर्न डन बाय सिस्टम कितना आपका 110 जूल, 110 जूल। तो आपका इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगा बेसिकली वो कितना होगा आपका, आप हीट गिवन में से टोटल वर्क डन आप हटा दो, डेल्टा क्यू आप माइनस में डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू कितना है आपका 150, डेल्टा डब्ल्यू कितना है आपका, वर्क डन कितना करा है आपने 110। इसमें अगर आपको ऑप्शन देखो तो क्या ऑप्शन आएगा आपका 40 जूल। तो आपका इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा किसके इक्वल आएगा आपके 40 जूल के इक्वल। ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर का क्वेश्चन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका ये। तो मेनली अगर आप देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि एक 150 जूल हीट का दिया गया आपके सिस्टम पे दिया गया है, और वर्क डन किसने करा है, सिस्टम ने करा है, कितना 110। तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपका जो पहला लॉ था वो वही तो कह रहा था कि जो हीट गिवन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के इक्वल, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो चाहिए हमें, तो आपका ये वर्क डन से जा करके माइनस कर दोगे और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 40 जूल के इक्वल। तो सही ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन क्या होगा आपका डी। कोई पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.2 मीटर, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, जब उसका फेज कितना है, फेज ओमेगा टी या फाई बोल लो इसको, फेज कितना आपका 90, ठीक है, फेज कितना आपका 90। तो आपका फॉर्मूला क्या था, आपके बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए कितना है आपका, ए है आपका 0.2, ए कितना था आपका 0.2 साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू कितनी है आपकी 9, साइन एन टी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, 0.2 इंटू 1। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा आपका 0.2 के इक्वल ही, 0.2 के इक्वल। ये आपका फॉर्मूला है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला, जो कि आपको याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ए क्या होता है यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है आपका यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है ये, ठीक है। और साइन ओमेगा टी क्या आता है, फेज एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका फाई, या इसको हम ओमेगा टी के नाम से भी जानते हैं। तो सही ऑप्शन जो आपका क्या है, ऑप्शन बी। वन मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ए ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड पे आपके 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन चार्ज जो कि है वो डाले गए, ठीक है। तो नंबर कितना था आपका 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁶, ठीक है। ग्लास रॉड पे डाला गया, तो आपने सुना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। लेकिन यहाँ पर माइनस NE आएगा, माइनस NE क्यों आएगा, क्योंकि क्या डाला गया उस पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं माइनस का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका Q इज इक्वल टू माइनस NE, ठीक है। हमें N दे रखा है, हमें चार्ज ही बताना है, चार्ज ही बताना है ना, टोटल चार्ज क्या है आपके रॉड का। तो Q इज इक्वल टू N कितना था आपका 10⁶, और फॉर्मूला क्या होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला कितना बना आपका Q, आपका क्या बना 1.6, इससे ये कट गया क्या, अपना कितना बचा आपका
19 में से 6 गया तो आपको कितना बचा, -13। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस चलेगा ही चलेगा, तो आपका साइन क्या था, कौन सा सही था आपका, ऑप्शन बी, 1.6 इंटू 10⁻−13। ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ पुलीज द मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है आपका, 4। आपका जी दे रखा है, जी दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिफ्ट अ मास ऑफ 100, लिफ्ट अ मास ऑफ 100 केजी, मास दे रखा है आपको 100 केजी। ठीक है, आपको निकालना क्या, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, आपको बताना है कितना फोर्स इसको रिक्वायर्ड होगा ऊपर उठाने के लिए। तो आपका ये बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट फोर्स अपॉन में इनपुट फोर्स। ये क्या है आपका 4। अच्छा, अगर आप देखोगे आपका वेट कितना होगा, ये जो आपका कोई भी पुली है उस पर जो मास है उसका वेट कितना होगा, मास इंटू में ग्रेविटी वो आ गया उसके फोर्स के इक्वल, 10 इंटू में 100, ये क्या हो जाएगा आपका 1000, क्या हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है बेसिकली कि कितना फोर्स हम लगाएंगे उस मास को उठाने के लिए। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए बेसिकली क्या, इनपुट फोर्स। क्या चाहिए आपको, इनपुट फोर्स। हमने आउटपुट फोर्स तो दे रखा है, आउटपुट फोर्स कितना है आपके, इसका जो मास है पूरा उसको आप वेट में कन्वर्ट कर दो 1000, तो आउटपुट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000। आपको निकालना है इनपुट फोर्स, इनपुट फोर्स चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा आपका नीचे। इनपुट फोर्स किसके इक्वल होएगा आपका, वो आएगा आपके 1000 अपॉन में 4, किसके इक्वल आया आपके 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, 250 न्यूटन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अ कार ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ब्रेड टू रेस्ट डिस्टेंस कितना आपका 8, डिस्टेंस कितना आपका 8 मीटर। ठीक है, आपके सेम कार है, एक गाड़ी ट्रैवल कर रही थी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब हमने उसमें ब्रेक मारा, ठीक है, तो 8 मीटर दूर जाकर के रुकी। ठीक है, अगर कोई दूसरी गाड़ी आपकी 60 किलोमीटर पर और की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उस सेम उसको बेसिकली सेम गाड़ी अगर आपकी ज़्यादा स्पीड पर जा रही है, उसको ब्रेक रेस्ट में लाने के लिए सेम ब्रेकिंग फोर्स में लगाने पे कितनी दूरी पर जाकर के रुकेगा, वो कितनी दूरी पे जाकर के रुकेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अच्छा, अगर हम ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी जाकर के आपके रेस्ट पे हो जाएगी, तो आपका वी क्या होगा आपका 0, वी क्या होगा आपका 0, रेस्ट पे तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 का स्क्वायर। आपका क्या बचा यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, आप इधर ले जाओ, उधर ले जाओ किसी को भी, यू स्क्वायर माइनस में 2as। ठीक है, अच्छा, आपका बेसिकली एक्सलेशन जो है आपका बेसिकली जो s है, डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी पे। आपका जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी से, के स्क्वायर पे। ठीक है, अगर मैं स्पीड डबल करूंगा, मान लो अगर मैंने स्पीड, ये नॉर्मल स्पीड है, इसको मैंने डबल कर दिया, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो स्पीड है वो डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, आप एक बात देखो, आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 8, अगर मैंने स्पीड डबल कर दिया, इसका स्पीड डबल ही तो करा है, देख रहे हो, अगर मैंने इसका स्पीड डबल करा है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसका स्पीड डबल कर दिया 2 से आपको 4 कर दिया, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ना, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। पहले का डिस्टेंस कितना था 8, तो उसका 4 टाइम्स कितना होगा 32। मैं नॉर्मली क्या बोलूँ, दोबारा समझो कि आपका फॉर्मूला है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, हमें गाड़ी को रेस्ट पे लाना है, तो v की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, v की वैल्यू 0 हो गई तो u को इधर ले आए, तो देखो आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके सीधा
स्पीड के, वेलोसिटी के। अगर मैंने स्पीड जो है डबल कर दी, अगर मैंने स्पीड डबल कर दी, डबल ही तो है, उसका स्पीड डबल ही है। अगर मैंने स्पीड डबल करी तो उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 4 बन जाएगा ना। जितना आपका डिस्टेंस आ रहा था पहले वो आ रहा था सिंगल यू, मैंने डबल करने के बाद एस डी एस कितना बन गया आपका 4, डिस्टेंस कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, मतलब डिस्टेंस पहले की कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा अगर हम स्पीड डबल करेंगे। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा 32। ठीक है। What is the resulting temperature when 150 gram of ice at 0 degree mixed with 300 gram of water at 50 degree? अच्छा, अगर आप देखोगे कि एक कोई वाटर है उसमें आइस है, ठीक है, जो आपका रिजल्टेंट आपको बताना है, रिजल्टेंट टेम्परेचर बताना है जब आपका 100 ग्राम आइस किसी पानी में डाला गया, पानी का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस और आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पानी जो है, पानी थोड़ा बहुत क्या करेगा आपका, हीट गेन करेगा या लॉस करेगा? हीट क्या करेगा आपका, ये जो पानी है, पानी क्या काम करेगा, हीट गेन करेगा या लॉस करेगा? बेसिकली हीट आपका लॉस करेगा। कैसे? हीट लॉस बाय द वाटर, हीट जो आपके वाटर ने हीट लॉस करा वो कैसे हुआ? देखो वो कैसे होगा, आपका आइस जो होगा वो हीट गेन करेगा ना, आपका आइस जो है वो हीट गेन करेगा क्या पानी बनने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, हीट गेन्ड बाय आइस। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे जो अचानक से अभी आइस जो है वो पानी बना है, अचानक से जो आपका आइस है वो पानी बना है, वो भी तो क्या, वो भी तो हीट क्या करेगा, वो भी तो हीट लॉस करेगा, वो भी क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। लेकिन अगर आप एक बात देखो, अचानक से जो ये पानी बना है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम बाहर वाले पानी के मुकाबले, तो वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा ना, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो आप क्या लिखोगे, हीट गेन्ड बाय वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस, आइस से जो फॉर्म हुआ इसका जो वाटर होगा वो आपका हीट गेन करेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, एम एस डेल्टा टी, और आपका यहाँ पर क्या होगा, हीट गेन्ड बाय आइस। आपका मास कितना था यहाँ पे, मास जो था आपके वाटर का क्या था 300। ठीक है, डेल्टा एस क्या होता है पानी के लिए 1, टेम्परेचर आपका टी आपका क्या था टी माइनस 50 माइनस आपका क्या है 50 माइनस 0 या 50 माइनस टी, ये क्या होगा आपका 50 माइनस टी। ठीक है, आपका हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस का मतलब क्या, मैं लेटेंट हीट की बात कर रहा हूँ, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या होता है, लेटेंट हीट में आपका पहले क्या डालोगे, आप डालोगे अपने आइस का मास जो कि कहता है 150, लेटेंट हीट कितना होता है आपका 80, लेटेंट हीट होता है आपका 80। अच्छा, वो कितने टेम्परेचर पे था आपका, टेम्परेचर था, टेम्परेचर चेंज क्या था आपका T माइनस 0, क्या था आपका ये T माइनस 0। ठीक है, और क्या होगा आपका, दोबारा से अगर स्पेसिफिक हीट पे जाओगे तो क्या होगा आपका 150 इंटू 1, और ये क्या होगा आपका, वापस अगर आप देखोगे वो आपका क्या बनेगा T माइनस कहाँ पर, क्या वो आपके 50 इसके आसपास। तो आपका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, ये आपका 3 इंटू 100, पहले एक बार 3 को आप 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर 300 से मल्टीप्लाई करो, फिर सेम इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका 0 0 120 टी, फिर वापस क्या आ जाएगा आपका 1500 टी माइनस 750। इसको सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा और आप इजीली टी की वैल्यू आप ले सकते हो। इनको सॉल्व करने पे आपका टी का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली, पहले हम एक जगह कर लेते हैं सबको, 350 क्या आएगा 15,000 माइनस 300 टी, 1200 टी माइनस 150 टी माइनस 750। ठीक है, आप सबको एक जगह कर लो, इसको उधर ले जाओ, 1200 टी माइनस 450 टी, और एक जगह पे क्या बचा आपका, ये माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15,000 माइनस 300
प्लस 7500। इसको करने के बाद आपका टी का जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 6.6 के आसपास। टी सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6.6 के आसपास। ठीक है, बस टी निकालने इसमें से आपको, इसमें और कोई कुछ नहीं करना, बस आप टी निकाल सकते हो यहाँ से आराम से, आपका टी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 6.6। टू बॉडीज ए एंड बी हैव वेलोसिटीज इन द रेशियो ऑफ, मान लो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और बॉडी बी, इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी 2:1। ठीक है, मास जो है आपके ए का, मास जो है आपके ए का वो किसके इक्वल है, हाफ, हाफ ऑफ मास बी, मास बी के हाफ के इक्वल है। आपको इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होता है, अगर मैं पहले ए दे रखा है तो ए का लिखेंगे, आपका ऊपर क्या होगा आपका हाफ, हाफ एम, एम, एम की मैं किसकी बात करूंगा, एम की मैं बात करूंगा एम ए, ऊपर क्या है आपका ए, एम ए वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब क्या है, वी ए का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा आपका हाफ एम बी, बी बी का स्क्वायर, हाफ से हाफ आपका कट गया, हाफ से हाफ आपका कट गया, तो एम ए की वैल्यू क्या है आपकी, हाफ एम बी, एम ए की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, एम बी हाफ, हाफ एम बी, नीचे क्या है आपका एम बी, इधर मैं डाल सकता हूँ वी ए अपॉन में वी बी का स्क्वायर, वही तो है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। ठीक है, एम बी से एम बी भी कट गया आपका, तो यहाँ क्या बचा आपका हाफ। अच्छा वी ए अपॉन वी बी, वी ए अपॉन वी बी कितना था आपका, वी ए कितना था आपका 2, वी बी कितना था, देखो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, वी ए अपॉन में वी बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बचा आपका हाफ, और ब्रैकेट में क्या बचा आपका 2 और 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बचा आपका हाफ 4 अपॉन में 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका रेशियो क्या बना आपका, रेशियो बना 2 1 जा 2 और 1 अपॉन 1, रेशियो बना आपका 2:1, रेशियो क्या बना आपका 2:1। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन मेनली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप रिलेट करो आंसर आपका यूं आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वांटिटी आपका, अच्छा इसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ ना आपको मैच करना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ साथ आपको मैच करना है। आपका रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, अगर दोनों की जगह पे सेम यूनिट है तो आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा ना, m0 l0 tb0, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगी, यूनिट से यूनिट कट जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l0 t0, तो a का होगा आपका 3, a का 3। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है आपका m g h, तो m का क्या हो जाएगा मास, g का क्या होता है, g का आप याद को एक्सेलरेशन होता है l t - 2, और h का क्या होता है, h हो गया आपका l हाइट l, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका m l² t - 2, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ m l² t - 2, b का हुआ आपका 5, b का 5। अगर मैं बात करूं आपके मोमेंटम की या विस्कोसिटी, इन दोनों में से किसी एक का भी निकाल लोगे ना, चाहे विस्कोसिटी का या मोमेंटम का, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लो मोमेंटम का निकालते हैं, मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का आ गया आपका m, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है lt-1, वेलोसिटी का क्या होता है आपका lt-1, तो आपका क्या बनेगा ये mlt-1, mlt-1, तो d का क्या आया, d का आया आपका mlt-1 2, और अपने आप ही देखो a क्या है आपका b, a क्या है आपका 3, आपके ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गए, ये ऑप्शन कट गए, इन दोनों में देखो आप A3 B5, दोनों में B5 ठीक है। C अब मैंने जानबूझ के निकाला, मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक भी निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। D का क्या है, D का निकला है हमारा 2, इसमें D का 1 है, इसमें D का 2 है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा B, B ऑप्शन इसमें आपका ठीक है, लेकिन इसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूला करना आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे
ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके फॉर्मली रिवाइज करवाते, न्यूमेरिकल्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते, न्यूमेरिकल्स आपकी कैलकुलेशन ठीक करवाते। तो न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है आपके लिए एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो बेसिकली हम मिलते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज क्लास हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।